नमस्कार। मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में जिन 5 संस्थाओं की सबसे ज़्यादा साख बर्बाद हुई है, उनकी साख पर बट्टा लगा है, उनमें मीडिया पहले नंबर पर आता है। इसलिए मैंने लिखा था, भारतीय मीडिया का निधन हो चुका है, उससे कोई उम्मीद मत रखिए। सुप्रीम कोर्ट नफरती चैनलों को बार-बार चेतावनी दे रहा है, बार-बार नोटिस जारी कर रहा है। न्यूज़ चैनलों की संस्था ने देश की सबसे बड़ी मीडिया कंपनियों को फटकार लगाई थी, उन पर आर्थिक जुर्माना लगाया था। लेकिन ये नफरती चैनल, सांप्रदायिकता फैलाने वाले चैनल अपना रवैया नहीं बदल रहे हैं। लेकिन सरकार बदल रही है। सरकार देख रही है कि गोदी मीडिया तो उसके चरणों में लौट रहा है, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से देश के दूर दराज के गांव तक सरकार की सच्चाई सामने लाई जा रही है। तो सबसे अच्छा काम है यूट्यूब चैनलों को बंद करवा दिया जाए, उन पर पाबंदी लगा दी जाए। यह काम करना पूरी दुनिया में मुश्किल है, लेकिन भारत में तो जैसे कोई कानून है ही नहीं। भारत में तो बस एक ऐसी जगह सरकार खड़ी है कि वो इशारा करती है और चैनल बंद हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बोलता हिंदुस्तान की, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिसे दिल्ली में कुछ युवा साथी मिलकर चला रहे थे और लगातार वह चैनल पहले वेबसाइट के माध्यम से और उसके बाद अब से कुछ वक्त पहले यूट्यूब के माध्यम से उन सवालों को लेकर के सामने आ रहा था जिन सवालों का गोदी मीडिया ने बायकॉट किया हुआ है। सुनिए बोलता हिंदुस्तान को एक नोटिस भेजकर कैसे सरकार ने बंद कर दिया है, कैसे उसके दर्शकों से उसे दूर कर दिया है, चैनल ब्लॉक कर दिया गया है, उसे दुनिया में कहीं भी नहीं देखा जा सकता है। बोलता हिंदुस्तान को आधी रात को नोटिस यूट्यूब की तरफ से भेजा गया है। इस नोटिस में यूट्यूब ने कुछ भी साफ साफ नहीं बताया है, केवल इतना बताया है कि सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नियमों के तहत उसको यह नोटिस भेजा जा रहा है और यूट्यूब इसके कारण बताने में असमर्थ है क्योंकि यह गोपनीय है। कि रात के 1 बजे ईमेल भेज के कि यूट्यूब की तरफ से मेल आता है और उसमें कहा जाता है कि आपको और आपके चैनल को पूरे चैनल जी। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो एमआईबी है और आचार संहिता के बीच में जब पूरा देश जो है वो चुनाव आयोग के अंडर में है, चुनाव आयोग प्रशासनिक अधिकारियों के थ्रू पूरे देश को वो कराना है। यहाँ कोई सरकार नहीं है अभी क्योंकि चुनाव के बीच में है और उस दौरान रात के 1 बजे ईमेल भेज के आपके चैनल को डिलीट करने का ऑर्डर दिया जाता है कि आपको यूट्यूब ऑर्डर दिया है कि आपके चैनल को बंद कर दिया जाए और वो रात सुबह उठ के अमल भी हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि वो उसको अमल भी किया जाता है कि अ, रात में आधी रात में भेजा ताकि लोग देख ना पाएँ और सुबह उठे आप, जब आप अपने नए काम के लिए शुरुआत करते हैं, सोचते हैं कि आज क्या किया जाए, आज कौन-सी खबर लगाई जाए, देश में कौन-सी ऐसी खबर है जो मुख्य धारा की मीडिया और जो मीडिया जिसे गोदी मीडिया कहते हैं लोग, वो मतलब दिखा नहीं रहा है, उसे दिखा नहीं रहा है, उसपे बात नहीं कर रहा है। बट वो प्रायोरिटी में रहता था बोलता हिंदुस्तान की। वो हमेशा उसमें कि बोलता हिंदुस्तान उन खबरों को दिखाने की भरसक कोशिश करता था पूरी अपनी तरफ से। तो उस कोशिश में रहता था कि आज उन खबरों को दिखाएँगे जो मुख्यधारा की मीडिया छू नहीं रही। मुख्यधारा की मीडिया बात नहीं करना चाहती उन खबरों पे। उन खबरों को हम लोग अपनी एक लिस्ट में रख कर रखते थे। उस लिस्ट की तैयारी कर रहे थे हम लोग सुबह उठ के तो एक नोटिस दूसरा आता है, मैसेज आता है कि आपके चैनल को हमेशा-हमेशा के लिए रिमूव कर दिया गया है यूट्यूब से। अच्छा हम लोगों को लगता है कि मान लीजिए गलती होती है तो एक यूट्यूब लिंक पे होती है, एक क्या बोलते हैं खबर पे होती है। अगर किसी की तकलीफ होती है तो एक खबर पे होती है, एक वीडियो पे होती है, एक छोटे से क्लिप पे होती है। बट यहाँ तो पूरी पूरी तकलीफ ही एक चैनल पे है। पूरी की पूरी तकलीफ आपके एक पूरे ग्रुप पे है। आप बोलता है हिंदुस्तान मतलब जो लोग आज बोलता है हिंदुस्तान को जब नाम सामने आया तो लोग बोलता है हिंदुस्तान को लोग बोल रहे हैं कि वो चुप कराना चाहते हैं, वो खामोश कराना चाहते हैं, वो डराना चाहते हैं कि आप बोलना बंद करो, आप सवाल करना बंद करो। अरे! मेरे सवाल चुनिंदा लोगों तक पहुँचते हैं। वो चुनिंदा लोग जो अ, मतलब बहुत कम लोग हैं जो सोशल मीडिया पे हैं। हम लोग मेनस्ट्रीम मीडिया की तरह मतलब बहुत बड़ी आबादी तक पहुँचने वाले संसाधन और साधन नहीं है हम लोगों के पास में। पर जितने लोगों तक हम लोग पहुँच पाते हैं, उन तक हम लोग दिन भर के सवाल, रात-दिन के सवाल, जो पूरे दिन के सवाल होते हैं, उन सवालों को पहुँचाने का काम करते थे। उन सवालों को बंद करा दिया गया, उन सवालों को खामोश करा दिया गया।
उस आवाज को खामोश करा दिया गया। आपको आपत्ति थी तो एक वीडियो आपत्तिजनक हो सकता था। एक वायलेशन जिस वीडियो को होता तो वो एक वीडियो हो किसी सकता था, एक 10 कवरेज वीडियो। पर, किसी एक घटना हाँ, पर, किसी एक कवरेज हुँ। पर, किसी एक डिस्कशन पे आपको नोटिस भेज के और उस पर हाँ, स्पष्टीकरण उसपे माँगा जा हमसे सकता आप है, बहस कर सकते थे, आप उससे मुझसे स्पष्टीकरण माँग सकते थे। आप कह सकते थे कि भाई आप मुझे नोटिस दे बताओ, सकते थे। हाँ, कि आपने ये खबर क्यों की? उसे भी वो डिलीट नहीं कर सकते थे। उसे भी वो नहीं हटा सकते थे जब तक हम अपनी गलती को नहीं मान रहे थे। हम कहते कि नहीं, मैंने गलती की, मुझे आपकी सज़ा मंज़ूर है, आप मुझे मेरे एक ग्रुप को, एक चैनल को, मतलब एक लिंक हटा दो, आप डिलीट कर दो। आप हो सकता था आप भी ना कहते, उससे पहले हम डिलीट कर देते अपनी गलती को मान के। मतलब चैनल को ही दिक्कत थी, वो दिक्कत थी चैनल से, वो दिक्कत थी नाम से, वो नाम से दिक्कत थी कि वो बोल रहा था, वो लोगों के लिए बोल रहा था, वो कोई हसीन या मेरे टीम के जो मेंबर हैं उनके लिए नहीं बोल रहा था। वो एक जो एक आबादी है, बहुत बड़ी आबादी जहाँ तक हम पहुँच रहे थे। इस महीने हम लोग 90 लाख व्यूज़ थे हम लोग के यूट्यूब पे, और उतने ही उतने हम लोगों के जो इम्प्रेशन है वो ट्विटर पे है, और फेसबुक पे भी, मतलब थोड़े बहुत कम के बाद फेसबुक पे भी हमारे उतने इम्प्रेशन है। और इंस्टाग्राम तो हम लोगों का 3 महीने पहले, इससे पहले आपके 3 इंस्टाग्राम महीने पहले अकाउंट हम को भी, लोगों के इंस्टाग्राम को डिलीट कर दिया गया। 3 महीने पहले हम लोगों के वहाँ पर इंस्टाग्राम कितने को डिलीट कर फॉलोअर दिया। थे आपके? इंस्टाग्राम पर वहाँ भी कितने फॉलोअर थे? 40,000 के आस-पास फॉलोअर्स थे वहाँ पे। और उस पर भी कोई जबकि अपील नहीं कई-कई हुई? सालों तक हम लोगों को रोका गया। हम लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट को, फेसबुक पेज को, आज 2018 या 19 में हम लोगों के 1 मिलियन के आस-पास वो मतलब फॉलोअर्स हुए थे। आप देखें कि दर्शकों से, नागरिकों से इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है, जब नियमों का हवाला देकर यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया गया है। लेकिन ऐसी कौन सी गोपनीयता है जिसे बताया नहीं जा सकता है? आधी रात को यह ईमेल भेजा गया है और उसके बाद यूट्यूब चैनल बंद कर दिया गया है, बोलता हिंदुस्तान को बंद कर दिया गया है। या सरकार बोलने वालों की आवाज को सुनना ही पसंद नहीं करती, इसीलिए इस सरकार को अब सरकार कहना बंद कीजिए, यह तानाशाही है। लोकतंत्र में सरकारें इस तरह काम नहीं करती, जैसे बोलता हिंदुस्तान को चुप कराया गया है। अभी 2 दिन पहले भी एक यूट्यूब चैनल था बोलता हिंदुस्तान, उसको भी बैन किया गया। और जो बैन किया गया, यूट्यूब की ओर से बताया गया कि इस बैन के वो कारण नहीं बता सकते, क्योंकि मंत्रालय ने उनको कहा है कि इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। एक जो और मुद्दा आज हमने उठाया, पिछली बार जब हम इलेक्शन कमीशन को मिले थे तो हमने फ्री स्पीच का मुद्दा भी उठाया था। और जो डिफेमेटरी पोस्ट है भारतीय जनता पार्टी के हैंडल पर, जो बहुत सारी ऐसी विभाजक कंटेंट वो बना रहे हैं, वो उनके हैंडल से पोस्ट हो रही है, उसकी शिकायत की थी। इलेक्शन कमीशन ने आज हमको ये बताया कि उन्होंने फैसला लिया है कि चुनाव के दौरान जो सेक्शन 69 और 79 है आईटी एक्ट का, जिसके 69 और 79 आईटी एक्ट का जो है, जिसके तहत अलग अलग यूट्यूब चैनल को, अलग अलग फ्री स्पीच के प्लेटफॉर्म को बंद किया जा सकता है, उसका पालन नहीं करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन के दौरान फ्री स्पीच को बिल्कुल बरकरार रखने के लिए इलेक्शन कमीशन इस पक्ष में नहीं है कि कोई भी यूट्यूब चैनल, कोई भी मीडिया का प्लेटफॉर्म उस पर बैन ना किया जाए। लेकिन हमने उनको ये भी ध्यान दिलाया कि इलेक्शन कमीशन तो ये नहीं करने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने तो कहा कि वो फ्री स्पीच चाहते हैं, लेकिन सरकार की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, सूचना प्रसारण मंत्रालय, वो कई यूट्यूब चैनल्स को बैन कर रही है, कई सारे पत्रकारों के हैंडल्स को बैन कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भी एक यूट्यूब चैनल था बोलता हिंदुस्तान, उसको भी बैन किया गया। और जो बैन किया गया, यूट्यूब की ओर से बताया गया कि इस बैन के वो कारण नहीं बता सकते, क्योंकि मंत्रालय ने उनको कहा है कि इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। हमने ये बात इलेक्शन कमीशन के समक्ष रखी है कि चुनाव के दौरान ये जो अधिकार है सेक्शन 69 के तहत, वो मंत्रालय के पास नहीं होना चाहिए, वो चुनाव आयोग के पास होना चाहिए। और चुनाव आयोग हमारी बात से सहमत था। उनका ये मानना था कि चुनाव में फ्री स्पीच को हर हाल में बरकरार रखना चाहिए। केवल बोलता हिंदुस्तान को चुप नहीं कराया गया है, आर्टिकल 19, जिसे पत्रकार नवीन कुमार का यूट्यूब चैनल है आर्टिकल 19, और इसे भी नोटिस भेजा गया है। नेशनल दस्तक को भी नोटिस भेजा गया है। यह दोनों ही चैनल आदिवासियों, वंचितों, पिछड़ों और उन सभी आवाजों के प्रतिनिधि हैं जिनको गोदी मीडिया में कोई जगह नहीं दी जाती है। आर्टिकल 19 के लगभग 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, यानी भारत के अलग अलग जगहों पर इस चैनल को देखा जाता है। और खास तौर पर नवीन कुमार की पहचान एक ऐसे पत्रकार के रूप में है
जो हर उस सवाल को उठाते हैं जो नागरिकों के लिए जरूरी है। चाहे कोरोना के समय सरकारों की तानाशाही हो, चाहे नागरिकता आंदोलन रहे हों, किसान आंदोलन रहे हों, और हर वह सवाल जिस पर गोदी मीडिया चुप हो जाता है, नवीन कुमार उसको जगह देते हैं। नेशनल दस्तक के संपादक शंभू कुमार सिंह हैं और इस यूट्यूब चैनल के लगभग 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और देश में आदिवासियों, दलितों, वंचितों के प्रतिनिधि चैनल के रूप में इसको देखा जाता है। इन दोनों चैनलों को भी नोटिस भेजा गया है। सुनिए नवीन कुमार क्या कह रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी, इसका गला घोंटा जा रहा है। उन लोगों की आवाजों को दबाने की कोशिश हो रही है जो आवाजें आजाद मानी जाती हैं। बड़े कॉरपोरेट घरानों से निकलकर जिन लोगों ने अपनी विश्वसनीयता हासिल की, जिन लोगों ने समाज को नफरत के दलदल से बाहर निकालने की कोशिश की, जिन लोगों ने सामाजिक सद्भाव को बहाल करने की बात की, जिन लोगों ने किसानों का साथ दिया, उनकी आवाज आप तक पहुंचाई, जिन लोगों ने बेरोजगारी को मुद्दा बनाया, नौजवानों की बात आप तक पहुंचाई, जिन लोगों ने उन पहलवानों की आवाज आप तक पहुंचाई जो धरने पर बैठी थीं जब भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के खिलाफ यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे और भारतीय जनता पार्टी ने बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। उन आवाजों को दबाने की कोशिश हो रही है और उन आवाजों को आप जानते हैं, पहचानते हैं। YouTube का नोटिस भेजा गया है कि आपका चैनल मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के कहने पर बंद किया जा सकता है। नेशनल दस्तक शंभू कुमार सिंह को नोटिस भेजा गया है। इसी तरीके से बोलता हिंदुस्तान, उनके चैनल को बंद कर दिया गया समर राज के। मेरे फेसबुक पेज को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। बहुत सारे नोटिसेस आते रहते हैं। 2 करोड़ का मुकदमा मेरे खिलाफ किया गया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया की तरफ से मानहानि का, सिर्फ इस वजह से कि हमने कह दिया कि गौतम बुद्ध नगर जिला न्यायालय में उनको लेकर एक हिंसक घटना घटी है। ये सब बातें क्या बताती हैं? ये सब बातें बताती हैं कि आप बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं उन आवाजों को जो लोकतंत्र की हिमायती हैं, जो हिमायती हैं गरीबों, पिछड़ों, आदिवासियों, दलितों, वंचितों के हक की। हम साफ करना चाहते हैं कि हम इस उत्पीड़न के खिलाफ हैं, हम इस दमन के खिलाफ हैं। हम पुरजोर तरीके से, पूरी ताकत से, हमारी जो भी क्षमता है उसके साथ ये लड़ाई लड़ेंगे। ये लड़ाई अकेले शंभू कुमार सिंह की नहीं है, ये लड़ाई अकेले समर राज की नहीं है, ये लड़ाई सामूहिक लड़ाई है। और किसी को आज नोटिस भेजा गया है, किसी को कल नोटिस भेजा जाएगा, किसी का चैनल बंद किया जा चुका है और किसी पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन हम सब मिलजुल कर लड़ने के लिए तैयार हैं। चाहे सड़क पे उतरना पड़े, चाहे अदालत जाना पड़े, चाहे सरकार में शिकायत करनी पड़े, चाहे समाज में जागरूकता फैलानी पड़े, चाहे लोगों के आगे हाथ पसारना पड़े, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और हर कीमत पर लड़ेंगे। क्योंकि इस लड़ाई को लड़ना दोस्तों बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि सरकार ये मान बैठी है कि हम ताकत के दम पर कुछ भी कर सकते हैं। सरकार ये मानकर बैठी है कि उसके हाथ में एजेंसियां हैं तो वो हमारी तरह की आवाजों को खत्म कर देंगी, नेस्तनाबूद कर देंगे। इसलिए ये वीडियो इसलिए भी बहुत जरूरी है ताकि आप इस सामूहिकता को समझें। मैं बिना किसी शर्त के पूरी ताकत के साथ उन तमाम लोगों के साथ खड़ा हूं जो लोग इस दमन का सामना कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। और अपील करना चाहता हूं, देश में, दुनिया में जहां कहीं भी लोकतंत्र के हिमायती हैं, शोषण के विरोधी हैं, दलितों, पिछड़ों, पसमानदा, अल्पसंख्यक, महिलाओं, बेरोजगार नौजवानों, बुजुर्गों, किसानों, इन सब लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। आपने सुना, नवीन कुमार ने लड़ने की बात कही है। सरकार की इस तानाशाही का, इस अलोकतांत्रिक कदम का मिल करके सामना करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा है हम दमन के खिलाफ हैं और यह सामूहिक लड़ाई है। यही बात नेशनल दस्तक की ओर से ट्विटर पर जारी बयान में भी कही गई है कि वो आवाज उठाना बंद नहीं करेंगे और यह एक सामूहिक लड़ाई है लोकतंत्र को बचाने की। हमें ध्यान रखना होगा कि किसी का चैनल आज बंद किया गया है और किसी का चैनल कल बंद किया जा सकता है। यूट्यूब चैनलों के दमन के खिलाफ कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने
चुनाव आयोग से बात की थी और चुनाव आयोग के सामने अपनी चिंता रखी थी। चुनाव आयोग ने कहा है कि आचार संहिता लागू होने के बाद किसी चैनल को, यूट्यूब चैनल को बंद नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद अब तक बोलता हिंदुस्तान को बहाल नहीं किया गया है, दर्शकों के सामने वह नहीं आया है। और इसके बाद चुनाव आयोग के इस आश्वासन के बाद भी आर्टिकल 19 और नेशनल दस्तक को नोटिस जारी किए गए हैं। इससे हम सरकार के निर्णय को समझ सकते हैं कि सरकार आखिर क्या चाहती है। बोलता हिंदुस्तान के संपादक हसीन रहमानी ने महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा कि बोलता हिंदुस्तान केवल उन खबरों की बात नहीं करता था जो नागरिकों के लिए जरूरी हैं, बल्कि वह उन सभी विषयों को सामने लाने की कोशिश करता था जिसको देश का मुख्य धारा का मीडिया कभी सामने आने ही नहीं देना चाहता। ट्विटर पर बोलता हिंदुस्तान के संपादक समर राज ने भी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी दर्ज की है। सुनिए क्या कह रहे हैं। राजधानी दिल्ली में खड़े होकर गोली मारो का नारा लगाकर भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले सूचना एवं प्रसारण मंत्री को बताना चाहिए कि इस चैनल का कंटेंट किस तरह से खतरनाक है। नफरत और दंगे की राजनीति करने वाले सत्ताधारी लोगों को कलेक्टिव रूप से बताना चाहिए कि दंगाई मीडिया को एक्सपोज करने वाला हमारा यह चैनल किस तरह से खतरनाक है। सरकार और मीडिया की सांप्रदायिक साठगांठ से जितना खतरनाक माहौल बनाया गया है उससे कम खतरनाक है या ज्यादा खतरनाक है आम जनता के लिए खतरनाक है या इनके प्रोपेगेंडा तंत्र के लिए खतरनाक है। दंगाई बोलने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया जा रहा है, सवाल करने वालों को चुप कराया जा रहा है, सब कुछ बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। इससे ज्यादा और क्या खतरनाक है। नमस्कार, मैं समर राज, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत। बोलता हिंदुस्तान आर्टिकल 19 और नेशनल दस्तक पर सरकार के इस दमन की सोशल मीडिया पर देश के प्रमुख पत्रकारों ने आलोचना की है और सभी ने एक स्वर में इस लड़ाई के खिलाफ एकजुट होने की बात कही है। और यहाँ पे मैं एक और चीज कहना चाहूंगा। लोग कहते हैं कि मैं ये बोले जा रहा हूँ मोदी तानाशाह है, इम्प्लाई किए जा रहा हूँ, उसकी तरफ इंडिया डिक्टेटरशिप की ओर गिरता जा रहा है, लेकिन मेरी आवाज क्यों नहीं बंद हुई। एक बार फिर से मैं कहूंगा कि कितने लोगों की आवाज ये ऑलरेडी बंद करा चुके हैं। कितने इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं जो खुलकर बोल पा रहे हैं, कितने लोग हैं जो खुलकर प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं किसी चीज के बारे में, कितने यूट्यूब चैनल्स हैं। अब तो पिछले 3 दिन पहले की खबर है, ये यूट्यूब चैनल्स को भी ये ब्लॉक कराने लग चुके हैं। बोलता हिंदुस्तान एक चैनल था, उसे ब्लॉक करा दिया गया है। आज ही की खबर है, आर्टिकल 19 और एक है क्या था, नेशनल दस्तक, इन दोनों को ऑर्डर दिए जा चुके हैं ब्लॉक कराने के। तो ज्यादा दूर नहीं है, मेरा चैनल भी ये ब्लॉक करा देंगे, मेरी आवाज भी बंद करा देंगे। तो मैं ऑलरेडी वार्निंग दे रहा हूं, अभी बता रहा हूं लोगों को कि क्या हो रहा है देश में। उस दिन का इंतजार मत करो जिस दिन मेरा भी बंद हो जाएगा, क्योंकि उस दिन फिर कोई बोलने वाला बचेगा नहीं और तब लेट हो जाएगा। फिर ये वार्निंग, ये चेतावनी आप जानबूझकर दे रहे हैं, आप डिलिबरेटली दे रहे हैं। यू आर ओपनिंग अप द आईज एंड ईयर्स ऑफ योर कंट्रीमैन। दैट इज व्हाट यू आर डूइंग। एग्जैक्टली। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि गोदी मीडिया उन सारे मुद्दों को गायब कर देता है जिससे आप सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगा सकें। उन नीतियों की आलोचना तो दूर, उन नीतियों को ही उलट देता है, उल्टी तस्वीर आपके सामने पेश करता है जो सरकार की नाकामयाबियां दिखाते हैं। जैसे याद कीजिए जब पूरे देश में सीए और एनआरसी का विरोध हो रहा था, पूरा का पूरा गोदी मीडिया इसे नागरिकों के विरुद्ध रखकर आपको दिखा रहा था। किसान आंदोलन के समय प्रदर्शनकारी और कोरोना की विभीषिका में अपनी जान की बाजी लगाकर आंदोलन करने वाले किसानों को खालिस्तानी कह रहा था। जब भी कोई पत्रकार ऐसे सवाल पूछता है जो लोकतंत्र में सबसे जरूरी हैं, उसे गद्दार कहा जाने लगता है, उसे देशद्रोही कहा जाने लगता है। यूट्यूब चैनलों पर यह कार्यवाही हुई है और उसके पहले आपको याद रखना होगा कि कैसे मोदी सरकार के 10 साल में मीडिया का दमन सिलसिलेवार तरीके से किया जाता रहा है। आपको बीबीसी पर पड़े छापे याद होंगे, बीबीसी पर ईडी की कार्यवाही याद होगी। आपको याद होगा कि किस तरह से एनडीटीवी को सरकार के दबाव में एक पूंजीपति द्वारा खरीद लिया जाता है और कैसे एनडीटीवी उस गोदी मीडिया का अभिन्न हिस्सा बन जाता है जो केवल सरकार की आराधना कर रहे हैं और सरकार की प्रार्थना कर रहे हैं। आपको याद होगा कि हिंदुस्तान टाइम्स ने कैसे मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में हेट ट्रेकर चलाया था जिसमें नफरत
और मॉब लिंचिंग की घटनाओं को इकट्ठा किया गया था और कैसे सरकार के दखल के बाद न केवल उस हेड ट्रैकर को हटा दिया गया, बंद कर दिया गया वेबसाइट से, बल्कि बॉबी घोष को भी हटा दिया गया। हाथरस मामले को कवर करने जा रहे पत्रकार सिद्दीक कप्पन भी आपको याद होंगे कि कैसे भारत में एक अभूतपूर्व मामले में एक पत्रकार को घटना स्थल तक पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और लगभग 2 वर्ष उस पत्रकार को जेल में रहना होता है। उस पर तमाम तरीके की ऐसी धाराएं लगाई जाती हैं जिनका उस मामले से कोई लेना देना ही नहीं है, यानी लिखने से पहले ही पत्रकार को जेल में डाल दिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे यह सरकार की एक लंबी तैयारी का हिस्सा था और YouTube चैनलों पर जो कार्रवाई की जा रही है वह एकदम चरम पर आ गई है। सरकार की तानाशाही एकदम चरम पर है कि अब ऐसी तमाम आवाजों को ट्रैक किया जाएगा, ऐसी तमाम आवाजों पर शिकंजा कसा जाएगा जो सरकार के एजेंडा को आगे नहीं ले जाएंगे। एक नजर उन मैगजीन पर और अखबार की कतरनों पर डालते चलिए जो लगातार सरकार की तारीफ में जुटे हैं। देखिए कि कैसे 400 पार के नारे को मीडिया अपने कंधों पर उठाकर चल रहा है। अब नागरिकों को तय करना है कि वह गोदी मीडिया के साथ चलेंगे या स्वतंत्र आवाजों के साथ चलेंगे। यह लड़ाई आर्टिकल 19, नेशनल दस्तक और बोलता हिंदुस्तान की नहीं है। यह लड़ाई है उन तमाम नागरिकों की जो इस देश को बचाना चाहते हैं। लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों से जुड़े सवालों पर हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, संभव हो तो हमें ज्वाइन कीजिए और हमारा आर्थिक सहयोग करिए। नमस्कार।